हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर इसी को ही आप सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 24 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछना हमसे ये चाह रहे हैं कि जो क्रोमेटोग्राफी है उसके पीछे के प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है। हालांकि इन्होंने नाम यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी लिख रखा है, बट पेपर क्रोमेटोग्राफी सिर्फ एक तरह की क्रोमेटोग्राफी है। जिस तरह से पेपर होता है उसी तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है, उसी तरह से आपको पता होगा टीएलसी होता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है। उनको भी फर्दर हम लोग डिपेंडिंग ऑन कि हम किस तरह का मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज ले रहे हैं उस हिसाब से हम उनको जीसीएमएस कह सकते हैं, एलसीएमएस कह सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमें जो बात करनी है इस क्रोमेटोग्राफी का समझाना है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी के टर्म्स में समझाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कि इस क्रोमेटोग्राफी वाले टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं, मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देना चाहती हूँ कि क्रोमेटोग्राम जो होता है वो लगता कैसा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्रोमेटोग्राम है। इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, कलर्स। क्रोमेटोग्राम का मतलब क्या होता है या क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफी होता है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इस क्रोमेटोग्राफी में दो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, एक तो क्रोमा और एक है ग्राफी, राइट। जो क्रोमा है उसका मतलब आप लोगों को पता होगा, इसका मतलब कलर होता है। और जो ग्राफ है, ग्राफ का मतलब क्या होता है, जी से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जो ग्राफ है इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसका मतलब कि कोई भी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फॉर्म में दिखाई दे, उसी को आप क्या कहते हो, क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली यहाँ पे एक डिस्प्ले है, एक शोकेस है किसका, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का। अब ये कलर्स जो है वो हमेशा से ही ऐसे डिफरेंट कलर्स में नहीं होते। आप इनिशियली देख सकते हो ये आपको कुछ इस तरह का एक सिंपल ग्रीन स्पॉट दिख रहा है, बट वो बाद में जैसे ही हम इसको एक सॉल्वेंट के थ्रू हम जब इसको मूव करवाते हैं, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली ये जो कलर था इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। तभी हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं एक मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर के अंदर कई सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और यहाँ जो कंपोनेंट्स हैं ये सबके सब कलर्ड हैं। तो हमने उनको अलग अलग कलर्स को शोकेस किया, बट इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या होता है कि क्यों ये कलर सॉल्वेंट के साथ मूव करने पर अलग अलग कलर्स में बंट जाते हैं। तो इसका कारण होता है एडसॉर्प्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेन कारण है वो है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन किसके अंदर, एक तो स्टेशनरी फेस और दूसरा मोबाइल फेस के अंदर। ठीक है, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का मतलब आप सभी जानते होंगे, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन जो होता है ना वो सिर्फ सरफेस सरफेस पे होता है। तो ये जो हमारे कंपोनेंट के पार्टिकल्स हैं ये स्टेशनरी फेस जिसके ऊपर ये रन कर रहा है, यानी कि ये जो पेपर है, दिस पेपर इज द स्टेशनरी फेज। ठीक है, ये पेपर जो है ये स्टेशनरी फेज है। और मोबाइल फेज वो होती है जिसको कि हमने नीचे अंदर सॉल्वेंट लिया है, तो ये होता है आपका मोबाइल फेज, क्योंकि वो लगातार नीचे से ऊपर है। इस सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा ये नीचे से ऊपर होता है, कैपिलरी एक्शन होता है और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में होता है। तो जो हमारे ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इनका एडसॉर्प्शन या इनकी कंपैटिबिलिटी जो है, क्या वो स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है या फिर सॉल्वेंट के साथ ज्यादा है या मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है। अगर जैसे कि हम इस कंपोनेंट को अगर कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है इसकी कंपैटिबिलिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है। इसका मतलब कि आप देखोगे कि ये ज्यादा जो है पोलर नेचर का होगा और इस वजह से ये स्टेशनरी फेज के साथ स्टिक है और मोबाइल फेज के साथ ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा। जबकि अगर यहीं पे हम ब्लू कलर के इस कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई इसकी मोबाइल फेज के साथ में जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, वो ज्यादा है, यानी कि ये कंपैरेटिवली ज्यादा नॉन पोलर नेचर का होगा। ठीक है, सो आई गेस कि आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा यहाँ से। तो अब मैं आप लोगों को ये मेथड क्या होता है, इस मेथड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम करते किस तरह से हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने किस तरह का एक बंद चैम्बर लिया है। बंद चैम्बर इसलिए हम लोग लेते हैं ताकि मतलब ऊपर से इसको कवर कर लेते हैं ताकि किसी भी तरह से हवा का या उसका इफेक्ट ना हो, क्योंकि जनरली जो सॉल्वेंट्स आप लेते हो ना ये वॉलेटाइल टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हवा में उड़ सकते हैं, तो उससे आपको जो पार्टीशन है इतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। फिर हम क्या करते हैं कि किस तरह का जो कागज है उसको हम लोग डाल देते हैं। ये जो कागज होता है ये एकदम प्लेन कागज नहीं है, स्पेशल कागज होता है। इसको हम कहते हैं वॉटमैन्स पेपर। ठीक है, वॉटमैन्स पेपर ये थोड़ा सा मोटा होता है, जो नॉर्मल पेपर हम यूज करते हैं उसके हिसाब से। तो इसको हम कहते हैं वॉटमैन्स पेपर। तो इस वॉटमैन पेपर के ऊपर आप क्या करते हो, एक इस तरह से एक डॉट, एक स्पॉट बना देते हो आपके मिक्सचर का। ठीक है, इस मिक्सचर को हल्का सा किसी लिक्विड में डालेंगे, किसी सॉल्वेंट में, और उसके बाद में उसका एक स्पॉटिंग कर देंगे। अब जब धीरे धीरे जब ये सॉल्वेंट जो है ये ऊपर की तरफ चढ़ता है,
ठीक है, मैंने आपको बताया सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसे होगा, नीचे से ऊपर होगा। तो जब ये नीचे से ऊपर जब आपका सॉल्वेंट मूव करता है तो ये अपने साथ साथ में जो कंपोनेंट्स इसके साथ में ज्यादा कंपैटिबल हैं उनको अपने साथ साथ लेकर रन करने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लू कलर का कंपोनेंट है ये मोबाइल फेज के अंदर ज्यादा टाइम रहना पसंद कर रहा है, ज्यादा उसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है, इसी वजह से ज्यादा ऊपर तक पहुंचा। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी कोई कंपोनेंट सॉल्वेंट से ऊपर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सॉल्वेंट ही तो वो है मीडियम जो कि इन सबको अपने साथ में कैरी कर रहा है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो मूवमेंट है वो तो सॉल्वेंट का होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हुआ तो सॉल्वेंट और कंपोनेंट का बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी जो आपका कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट से ऊपर नहीं जा सकता। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना। तो यहीं पे अभी आगे जाके मैं आपको आरएफ वैल्यू के बारे में बताऊंगी। तो आरएफ वैल्यू एक्चुअली जो यहीं पे बता देती हूँ, आरएफ वैल्यू क्या होती है। आरएफ वैल्यू का मतलब है कि कितना आपका कंपोनेंट रन कर रहा है, कितना डिस्टेंस आपका कंपोनेंट रन कर रहा है, डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस सॉल्वेंट रन करता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं आरएफ वैल्यू। तो क्योंकि मैंने कहा कि जो डिस्टेंस सॉल्वेंट रन कर रहा है वो मैक्सिमम होगा, हमेशा ही ज्यादा होगा, तो इस वजह से जो इसकी वैल्यू है या तो हमेशा 1 होगी या 1 से कम होगी। 1 से ज्यादा कभी पॉसिबल है ही नहीं आरएफ की वैल्यू। ठीक है, अगर किसी भी प्रोसेस या एक्सपेरिमेंट के दौरान आपकी आरएफ की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, इसका मतलब कि आप वहां पे कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने मेन क्वेश्चन पे। तो ये हमसे पूछा गया था, सो आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका जो मेन कारण है, जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन किस किस के बीच में एडसॉर्प्शन होता है, या फिर इसी को ही हम पार्टीशनिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। जैसे मैंने कि आपको बताया कि जो आपका कंपोनेंट है वो ज्यादातर टाइम स्टेशनरी फेज के साथ रहना पसंद कर रहा है कि मोबाइल फेज के साथ, तो इसी के लिए आप वर्ड जो है पार्टीशनिंग या डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तो अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि जो आपका कंपोनेंट है क्या वो स्टेशनरी के साथ में ज्यादा कंपैटिबल है कि मोबाइल फेज के साथ। तो वो होता है बेस्ड ऑन पोलैरिटी। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा, अगर जो आपका कंपोनेंट है वो ज्यादा पोलर है, कंपोनेंट अगर ज्यादा पोलर है तो उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर कंपैरेटिवली जो आपका कंपोनेंट है वो नॉन पोलर है, ठीक है, तो ऐसे में उसकी मोबाइल फेज के साथ में कंपैटिबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब वो ज्यादा रन करेगा, ज्यादा ऊपर तक जाएगा और इसके आरएफ वैल्यू भी हाई होगी। जबकि एक ऐसा कंपोनेंट जिसकी पोलैरिटी ज्यादा है वो ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, इस वजह से उसकी जो आरएफ की वैल्यू है वो भी हमेशा कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेस दिखा रखा है, हालांकि ये प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे एक पेपर स्ट्रिप है, उसको आप इस तरह से हैंग करते हो, फिर लगभग 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ जाके आप बेस लाइन पे स्पॉटिंग करते हो, फिर नीचे आपने सॉल्वेंट जो है वो लगा रखा होता है। तो ये सॉल्वेंट जो है वो धीरे धीरे ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है, और एक पॉइंट आता है मैक्सिमम जहां तक कि आपका सॉल्वेंट मूव कर सकता है, उसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। तो इस तरह से और अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के अंदर ये टूट जाता है। अब आपका फाइनली जो कंपोनेंट है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, उस बेसिस पे आप एक्स और वाई इनको कैलकुलेट करके आरएफ वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हो। इससे इन सबसे फाइनली आप लोगों को एक क्रोमैटोग्राम मिल जाता है। ये क्रोमैटोग्राम जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कलर्स के बेसिस में आपको डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स देखने को मिलते हैं, इसी को ही हम लोग क्रोमैटोग्राम कहते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड फिर आरएफ वैल्यू का क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक्स यानी कि आपका कंपाउंड जो है, कंपाउंड भी कौन, कंपोनेंट जो बेसिकली मिक्सचर के अंदर है, उस वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दी सॉल्वेंट। और हमेशा ये ध्यान रखो, वाई की वैल्यू हमेशा ही एक्स से ज्यादा होगी। और इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि आरएफ की वैल्यू हद से हद इक्वल हो सकती है, आपके इक्वल हो सकती है 1 के, अदरवाइज वो हमेशा या तो कम होगी या फिर बराबर होगी। ठीक है, तो अगर कई बार क्या होता है कि आपके कुछ कंपोनेंट्स जो है ना वो कलरलेस भी होते हैं, तो उसके लिए आप कोई ऐसा रिएजेंट यूज कर सकते हो जिस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके वो कुछ कलर रिप्रेजेंट करने लगे। ठीक है, तो ये कई बार किया जाता है जब हम अमीनो एसिड्स का डिटेक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे हम निनहाइड्रिन रिएजेंट डालते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24, एंड आई गेस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, एंड सी यू इन द अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।